नमस्कार साथियों, आदिव्यास महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले एक टॉपिक हमारा था आधुनिक इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी, उसी क्रम में आज की हमारी क्लास है सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल। हम लोग उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में जो हमारे टॉपिक हैं उनको लेके आएंगे। फिलहाल अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ बताया गया कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, अगर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है तो उनके बीच में कोलिजन होना अनिवार्य है। सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई। अब जब मॉलिक्यूल आपके कोलिजन करते हैं, जब कोलिजन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि उन कोलिजन के दौरान जो आपके मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो आपस में टकराएंगे। पहली बात, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन का मतलब होता है टकराना, ठीक है ना। जब आपके मॉलिक्यूल आपके जब टकराते हैं तो उनके बीच में जो बांड होता है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक ना। जब ये बांड जब ब्रेक करता है तो ये मॉलिक्यूल रीअरेंज करते हैं। मान लीजिए आपके ए मॉलिक्यूल था और बी है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल, मान लीजिए सी भी कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से सी भी मॉलिक्यूल था। जब ये आपस में टकराते हैं ये तो ब्रेक, ये आपस में जब टकराएंगे इनके बांड के बीच ब्रेक हो जाएंगे तो ये इनमें से कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कहने का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुए, और यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये भी बात है कि मान लीजिए अगर हमने मानते हैं अगर इस चीज़ को, अगर मान लीजिए कुछ हमारे इस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके से मान लीजिए कोई हमने रिएक्टेंट लिया है। अब इसमें अगर देखें ए बी सी टाइप, ठीक है, इसमें आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगी, इनमें आपस में टक्कर होगी। जब ये मॉलिक्यूल आपस में, ठीक है ना, ये आपके बी हैं और सी हैं, जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, ठीक है ना, ये जब आपस में टकराते हैं तो इनके बीच आपका जो बांड होगा ब्रेक होगा। जब बांड ब्रेक होगा तो आप यही चीज़ इनमें से कुछ मान लीजिए आप मानते हैं ये आपके 100% हैं। इनमें से भी सबसे खास बात ये है कि जितने मॉलिक्यूल इसमें कोलाइड करेंगे, ठीक है ना, जब ये कोलाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल अगर कोलाइड कर रहे हैं तो सारे मॉलिक्यूल ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसमें हो सकता है कि 40% 50% ही मॉलिक्यूल जो होंगे आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं, और वही एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होंगे वही आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को समझने वाली बात है। मान लीजिए यहाँ पे कोलिजन करते हैं सारे मॉलिक्यूल, तो इसमें से कुछ जो मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए ए बी सी मॉलिक्यूल थे आपके, हो सकता है आपका जो केवल बी और सी मॉलिक्यूल जो आपके हों वही बस आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और आगे यही चल के जो मॉलिक्यूल होंगे आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन्हीं सब बातों को बताया गया है कैसे होता है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं इसको एजम्पशन के द्वारा एक एक करके। अब यहाँ पे देखें, अगर पहला क्या बोला जा रहा है कि अ मॉलिक्यूल आर हार्ड स्फीयर, ठीक है। पहला क्या बोला गया कि जो आपके मॉलिक्यूल होंगे वो हार्ड स्फीयर होंगे, ठीक है ना। क्या हार्ड स्फीयर कहने का मतलब क्या है कि कठोर गोलाकार होगा, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, कठोर होगा और गोलाकार होगा। अब क्या बताया जा रहा है कि दिस इज वेरी बेसिक एजम्पशन, ठीक है ना। यह बहुत साधारण सी बात कही गई यहाँ पे, बिकॉज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आर नॉन स्फेरिकल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, ये आपका जब मॉलिक्यूल जब बोला जाता है तो सिंपल सी बात करें कि सिंगल मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब सिंगल मॉलिक्यूल जब है तो ये गोलाकार है। अब क्या बताया जा रहा है, मान लीजिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक मतलब क्या है कि बहुपरमाणुवीय मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब उसको अगर देखें बहुपरमाणुवीय हैं तो बोल सकते हैं इसको कि एक मॉलिक्यूल आपका ये है, इस तरीके से इसमें रहेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपके हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे आपके, ये इनको बताया जा रहा है कि ये नॉन रिजिड हैं, ठीक है ना। और ये आपके हैं नॉन स्फेरिकल। ये जो मॉलिक्यूल हैं आपके हैं गोलाकार नहीं हैं और नॉन रिजिड हैं, ठीक है ना, दृढ़ नहीं है। इसकी बात यहाँ पे कही गई है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आर नॉन स्फेरिकल एंड हार्ड स्फीयर पोटेंशियल फंक्शन डज नॉट हैव, सॉरी नॉन रिजिड नहीं, एक केवल आपके नॉन स्फेरिकल, ठीक है ना। ये जो आपके हैं वो गोलाकार नहीं है, यहाँ पे यही बात कही गई है, ठीक है ना। एंड द हार्ड स्फीयर पोटेंशियल फंक्शन डज नॉट हैव एनी रियल फीचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं इनमें जो अंतरा आणविक शक्ति होती है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, इनमें ऐसी कोई भी विशेषताएं
नहीं पाई जाती हैं बोला जाए तो। आपने देखा कि मालिक्यूल, जो आपका पहली बात अगर मालिक्यूल है, सिंपल बोला जाए इनू मालिकुलर मालिक्यूल है, यूनि मतलब एक एकल परमाणुवीय मालिक्यूल है, तो उसको बोला जाए कि वो आपका हार्ड है, कठोर है और गोलाकार है। लेकिन यहीं पे जब हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मालिक्यूल की बात करते हैं तो ये बोला कि यहाँ के ये नॉन स्फेरिकल, ठीक है ना, ये गोलाकार नहीं है। और इसमें जो हार्ड स्फीयर पोटेंशियल फंक्शन है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसी कोई भी विशेषता नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं इसको अंतर आणविक आकर्षण, ठीक है, अंतर आणविक बल, ठीक है ना, वो ऐसा कुछ इसमें नहीं पाया जाता। इसमें किसमें नहीं पाया जाता, ये आपका होता है जो पॉली एटॉमिक मालिक्यूल में है, ठीक है ना, ये इसकी विशेषता नहीं पाई जाती है, यहाँ पे बताया गया। अब क्या बताया जा रहा है दूसरे पॉइंट में, अ रिएक्शन कैन अकर बिटवीन बी एंड सी मालिक्यूल ओनली इफ दे कोलाइड, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसा कि इसके मैं यहाँ बताया था अभी, ठीक है, अगर मान लीजिए पूरे आपके इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मानते हैं हम कोई मालिक्यूल हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से सब पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें वही मालिक्यूल जो कोलाइड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसमें सारे मालिक्यूल पड़े हैं, लेकिन इसमें से बी और सी मालिक्यूल जो आपके हैं वो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, ये आप कोलाइड करेंगे मतलब टकराएंगे, ठीक है ना। जब आपके मालिक्यूल बी और सी जब टकराते हैं तो ये आपके, यही आपके जब टकराएंगे तो यही आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब जब कन्वर्ट करते हैं तो इसके बीच में भी ऐसा नहीं सुना, ये आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पहले, ठीक है ना, उसके बाद आपके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इन्हीं बातों को बताया जा रहा है। बोला है कि अ रिएक्शन कैन अकर बिटवीन बी एंड सी मालिक्यूल ओनली इफ दे कोलाइड, ठीक है ना। अब बी एंड सी में तभी रिएक्शन होगी जब आपका ये कोलाइड करेंगे, ठीक है ना। नॉट ऑल कोलिजन लीड टू अ रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए मैंने इस यहाँ पे बहुत सारे मालिक्यूल हैं, ठीक है ना, मान लीजिए एक सोल्यूशन है कोई, मान लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या मानते हैं, मान लीजिए कोई इसमें कोई वस्तु है, गैसीय अवस्था है, मान लीजिए सॉल्यूशन ही मानते हैं हम, ठीक है ना, फिलहाल अभी। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें कुछ इस तरीके से मालिक्यूल हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर जो मालिक्यूल होंगे इसमें सारे एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। अब टकराने के लिए तुम बहुत मालिक्यूल टकरा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि सभी मालिक्यूल टकरा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 8 कोलिजन इन, ये बोला गया यही कि नॉट ऑल कोलिजन, ठीक है ना, लीड प्रोडक्ट, ठीक है ना। लीड प्रोडक्ट मतलब क्या है कि आपका जो सारे कोलिजन जो होंगे वही आपके प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे 100 मालिक्यूल थे, ठीक है ना, इसमें से 90 मालिक्यूल आपके कोलिजन कर रहे हैं। इसमें भी हो सकता है कि 70 मालिक्यूल ही आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जाएं, ठीक है ना। यहाँ पे ही बात कही जा रही है कि नॉट ऑल कोलिजन, ठीक है ना, यहाँ नॉट ऑल कोलिजन लीड टू रिएक्शन, ठीक है ना। इट में अकर इफ दे रिलेटिव ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अलोंग द लीनियर ऑफ सेंटर ऑफ कोलाइडिंग मालिक्यूल एक्सीड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है इसको समझते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 70 मालिक्यूल ऐसे, मान लीजिए 90 मालिक्यूल यहाँ पे टकराए। अब इन जब टकराते हैं इनकी गति आ जाती है, ठीक है ना, इनमें कुछ गति आ जाती है। अब जब गति इनमें आ जाती है तो इतनी गति अगर इनमें आ गई कि ठीक है, जो इनके पास मान लीजिए किसी रिएक्शन को कराने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था उस चीज़ को, ठीक है ना। तो किसी मालिक्यूल का जो आपका मालिक्यूल है अगर आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उसको, तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। मान लीजिए आपके 90 मालिक्यूल थे, 90 मालिक्यूल आपके 100 में से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें से 70 मालिक्यूल ही आपके प्रोडक्ट में, 70 मालिक्यूल मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ये 70 मालिक्यूल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी जो गतिज ऊर्जा है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वह एनर्जी होती है जो किसी मालिक्यूल के पास होती है। और वह थ्रेशोल्ड एनर्जी को जब कोई मालिक्यूल आपका पार करेगा, ठीक है ना, मान लीजिए ए आपका मालिक्यूल है और किसी यहाँ पे मान लीजिए थ्रेशोल्ड एनर्जी इसकी, ठीक है ना, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है,
जब तक ये आपका मालिक्यूल इस एनर्जी, ठीक है ना, आपका एनर्जी है, इस एनर्जी को पार नहीं करेगा तब तक आपका जो मालिक्यूल होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बोला जाता है कि जो आप मान लीजिए 70 मालिक्यूल हैं, अब ये जब तक इस काइनेटिक एनर्जी इनकी जो होगी वो आपकी कहा जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक आपका जो 70 मालिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि जिन मालिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो जाए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अगर पार कर जाते हैं तो आपके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मान लीजिए ऐसा मैंने माना था कि 100% मालिक्यूल हैं, जिसमें से 90 मालिक्यूल आपके कोलाइड कर रहे हैं और 70 मालिक्यूल के पास ऐसा कुछ एनर्जी आ गई है कि वो आपके काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़्यादा इतनी है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर सकते हैं, तो आपके 70 मालिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। अब 70 मालिक्यूल जैसे कन्वर्ट होंगे तो ये जो मालिक्यूल होंगे पहले आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे यही बोला है, यही बताया गया है, कोलाइडिंग मालिक्यूल एक्सीड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज मच हायर देन मीन मालिकुलर ट्रांजिशनल एनर्जी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा केसेस में यही होता है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जो किसी मालिक्यूल को, जो किसी रिएक्टेंट मालिक्यूल को पार करके अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है, वो एनर्जी जो होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से काफ़ी कम होती है ज़्यादातर समय पे, ठीक है ना। यहाँ पे ही बताया जाता है गैस फेज बाई मालिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी आर 3 से 30, मतलब ठीक है, यहाँ बताया गया कि गैस फेज जो बाई मालिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो 3 से 30 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है ना। कंपेयर विथ वैल्यू ऑफ 0.9 किलो कैलोरी मोल फॉर 1.5 किलोट्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, दस ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन रिजल्ट इन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इसको समझते हैं। लिखने के लिए बहुत कुछ में लिख दिया गया है। यहाँ पे सिंपल से ही बात बोली जा रही है, जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, अगर उस एनर्जी को पार कर लेता है आपका मालिक्यूल, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर उस काइनेटिक एनर्जी के द्वारा थ्रेशोल्ड एनर्जी को आपका मालिक्यूल पार कर जा रहा है तो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना के आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, यही यहाँ पे बेसिकली बात बोली जा रही है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज मेंटेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब ये पूरी रिएक्शन चल रही है, आपका कहने का जो मतलब है, जो आपके रिएक्टेंट मालिक्यूल हैं, ये जो आपके रिएक्टेंट मालिक्यूल हैं, आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पहले, ठीक है ना, उसके बाद आपके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। इस रिएक्शन के दौरान जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी वो पूरी सिस्टम की वो मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, वो पूरी सिस्टम की मेंटेन रहती है। सिंस द कोलिजन रेट इज ग्रेटर देन डिप्लीशन ऑफ हाई एनर्जी मालिक्यूल, द redistribution ऑफ एनर्जी बाय द कोलिजन इज एबल टू मेंटेन द मैक्सिमल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो आपकी जो कोलिजन रेट है, सिंपल सी बात यहाँ पर बोली जाती है कि जब आप देख रहे हैं, जब आपका मालिक्यूल जब टकरा रहा है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इसमें जो कोलिजन हो रहा है, अगर वो कोलिजन रेट आपका डिप्लीशन से, ठीक है, आपके जो मालिक्यूल हैं वो जो आपके कन्वर्ट हो रहे हैं तो गायब हो रहे हैं ना, डिप्लीशन मतलब होता है गायब होना, टूटना, ठीक है ना। जब आपका कोलिजन रेट होगा जो वो डिप्लीशन एनर्जी से अगर ज़्यादा है तो आपका बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होगा, वो आपका बोल्ट्जमान जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सिंपल सी बात यहाँ भी यही बोली जाती है। अब इस इक्वेशन को, मतलब इस अवधारणा को कहा जाए, इसका रेट कांस्टेंट निकालने के लिए सिंपल सा इन्होंने एक इक्वेशन दे दिया था, बस हो गया, ठीक है ना। बाय यूटिलाइजिंग दिस थ्योरी द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन रेट कम डाउन टू कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ कोलिजन बाय विच द रिलेटिव लाइन ऑफ सेंटर ट्रांजिशन एनर्जी एक्सीड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बस यहाँ पे लिखने के बाद सिंपल सी बात इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक रेट कांस्टेंट निकाल दिया, ठीक है, कोलिजन के लिए एक रेट कांस्टेंट निकाल दिया, ठीक है ना। और ये आपके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आफ्टर डिटेल्ड कैलकुलेशन फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड एज, ये आपको यही तक लिखना है एग्जाम में, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी।